अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, सीखेंगे एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में अंडरस्टैंड किया था स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अच्छा, आज के लेक्चर में जो नेफ्रॉन का जो फंक्शन है ना, वो हम 3 स्टेप्स में पढ़ेंगे। स्टेप नंबर 1 है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, स्टेप नंबर 2 का नाम है सेलेक्टिव री एब्जॉर्प्शन एंड स्टेप नंबर 3 का नाम है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। चूंकि इस लेक्चर में कंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा है, डेप्थ बहुत ज़्यादा है, लिहाजा आज के लेक्चर में मैंने आपको एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन में पहला स्टेप सिखाना है, डेट इज़ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, के नेफ्रॉन में फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे होता है। उसके लिए अगर आप लोग देखिए वाइट बोर्ड पे, तो मैंने लिया है एक पिक्चर। ये बेसिकली नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट है जिसको हम ओवरऑल कहते हैं रीनल कार्पसल, जिसमें फर्दर हमारे पास 2 पार्ट्स आते हैं। जो कप शेप स्ट्रक्चर है इसका नाम है बाउम मेन कैप्सूल, और इसके अंदर जो टफ्ट या ग्रुप या क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज है इसको हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलस। सो बाउम मेन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस इज इक्वल टू रीनल कार्पसल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। क्योंकि जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है उसके लिए नेफ्रॉन के पहले पार्ट की जरूरत है, रीनल कार्पसल। इसके जरिए से नेफ्रॉन के अंदर पहला फंक्शन होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नेफ्रॉन का जो फंक्शन है इसको हम एक्सक्रीटरी फंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि नेफ्रॉन की मदद से आपके गुर्दों में यूरिन बनता है, और यूरिन की फॉर्मेशन गुर्दों में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूरिन बनते वक्त आपका खून भी साथ फिल्टर होता है, आपके खून की सफाई भी होती है, क्योंकि आपके ब्लड के अंदर जितने भी अनवांटेड वेस्ट मॉलिक्यूल या एक्सेस सब्सटेंसेस होते हैं वो ब्लड से हम निकाल कर यूरिन की शक्ल में बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं। अब देखिए जी, मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपलेस्ट वे में ये टॉपिक टीच करने जा रहा हूँ। जैसे कि ऑलरेडी आप लोगों को मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि ग्लोमेरुलस जो हमारे पास कैपिलरीज है, आल्सो कॉल्ड ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, इसको ब्लड जो आर्ट्रियोल सप्लाई करता है इसको हम नाम देते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल, और जो आर्ट्रियोल ग्लोमेरुलस से खून लेके जाता है इसको हम नाम देंगे एफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है जी। अब ये पॉइंट जहन में याद रखिए कि जब भी हमारे पास ग्लोमेरुलस में ब्लड एंटर हो जाए, बहुत गौर से आप देखें, ग्लोमेरुलस में जब हमारे पास ब्लड जो है वो एंटर हो जाए तो इस ब्लड के अंदर 2 मेन पार्ट्स हैं। एक को हम ब्लड सेल बोलते हैं, एक को प्लाज्मा कहा जाता है। लिहाजा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जो ब्लड है उसका एक हिस्सा फिल्टर होगा और वो ब्लड से निकलकर एंटर होगा बाउम मेन कैप्सूल में। आपके ख्याल में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन स्ट्रिप में ग्लोमेरुलस के अंदर जो खून है उसमें कौन सा पार्ट फिल्टर होगा, प्लाज्मा या ब्लड सेल? प्लाज्मा। कौन सा पार्ट? प्लाज्मा। तो ऑलरेडी आप लोगों को मैंने कहा भी था कि हमारे पास जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है तो इसके वॉल में आप लोगों को नजर आएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन। दिस रेड मेम्ब्रेन इज कॉल्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसके ऊपर आप लोगों को एक सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल नजर आएगा। अब ये जो एंडोथेलियल सेल्स है ये पोरस है या नॉन पोरस है? कल हमने शाबाश पोरस है, और इसके अंदर जो पोर्स है उस पोर्स को हम नाम देते हैं फेनेस्ट्रे। तो जैसे कि ग्लोमेरुलस से जो प्लाज्मा पार्ट ऑफ द ब्लड बाहर फिल्टर होगा, बाहर आएगा, तो वो इन्हीं फेनेस्ट्री पोर की मदद से ग्लोमेरुलस से फिर बाहर आएगा। तो जब फेनेस्ट्री पोर्स ऑफ ग्लोमेरुलस से या कैपिलरी से प्लाज्मा मॉलिक्यूल फिल्टर हो जाए तो इससे आगे फिर आप लोगों को नजर आएगा जी विजरल लेयर ऑफ द बाउम मेन कैप्सूल। मैंने आप लोगों से बोला था कि जो बाउम मेन कैप्सूल है इसका जो इनर लेयर है इसको हम नाम देते हैं जो विजरल लेयर, और इसका जो बाहर लेयर है जो ग्लोमेरुलस से दूर है इसको हम नाम देते हैं पेराइटल लेयर। जो विसरल लेयर है ना, तो विसरल लेयर के ऊपर आप लोगों को कुछ सेल्स मिलेंगे जो इसके साथ अटैच है। अब आप यूं फील करें कि विसरल लेयर में बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर या इसके ऊपर सरफेस पे जो सेल्स अटैच है इस सेल्स को हम क्या नाम देते हैं? पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स, पोडोसाइट। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के जो फंक्शनल सेल्स है वो एंडोथेलियल सेल्स है, और यहां पर हम बाउम मेन कैप्सूल के बाल में जो सेल्स लेते हैं तो वो पोडोसाइट्स हैं। अच्छा, ये एक कंप्लीट पोडोसाइट सेल है। अगर आप इस पोडोसाइट को देखें तो इससे फिंगर फीट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इसी फीट लाइक स्ट्रक्चर की मदद से इन्होंने अपने आप को इस बेसमेंट मेम्ब्रेन या विसरल लेयर ऑफ बाउम मेन कैप्सूल के साथ खुद को अटैच किया हुआ है। आप लोगों को मेरी बात क्या आ रही है समझना? तो याद रखिए ये जो पोडोसाइट्स के अंदर जो आप लोगों को अंदर की तरफ जो फीट लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, इसको पेडिसेल्स बोलते हैं। पेडिसेल
इट मीन पोडोसाइट सेल्स के नाम है। पोडोसाइट्स में जो फीट लाइक स्ट्रक्चर्स है जिसके जरिए से ये वाल्व ऑफ द बोमेन कैप्सूल के साथ अटैच है, इसको हम पेडिसेल्स बोलते हैं। और इस पेडिसेल्स के अंदर आप लोगों को पोर्स मिलेंगे। देखें, दीज आर द पोर्स, दीज आर द पोर्स। इन्हीं पेडिसेल, ये जो फीट है ना, ये पेडिसेल्स है, और इन्हीं पेडिसेल के अंदर जो पोर्स है, इसी पोर्स को हम नाम देते हैं जी फिल्ट्रेशन स्लेट्स। फिल्ट्रेशन स्लेट्स। तो कहने का मतलब ये है, जब भी प्लाज्मा मॉलिक्यूल ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके बाउंड मेन कैप्सूल में आएगा तो ये पहले क्रॉस करेगा कैपिलरीज के अंदर एंडोथेलियस सेल्स के पोर्स को, जिसको हम नाम देते हैं फेनेस्ट्रे। क्या नाम देंगे? फेनेस्ट्रे। क्या नाम देंगे? फेनेस्ट्रे। फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन को ये क्रॉस करेगा, क्योंकि कैपिलरी का बेसमेंट मेम्ब्रेन और बाउमेन कैप्सूल का जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो आपस में बिल्कुल फ्यूज है, फ्यूज है। सो प्लाज्मा मॉलिक्यूल विल फर्स्ट क्रॉस द फेनेस्ट्रे पोर्स ऑफ द एंडोथेलियस सेल्स। ये उसके बाद फिर क्रॉस करेगा बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसके बाद इनके सरफेस के ऊपर जो आप लोगों को पोडोसाइट्स नजर आ रहे हैं, और पोडोसाइट्स में जो पेडिसेल्स है, और पेडिसेल में फिर जो पोर्स है जिसको फिल्ट्रेशन स्लिट्स बोलते हैं, इन्हीं पोर्स को फिर ये प्लाज्मा मॉलिक्यूल क्रॉस करेगा। तब ये मॉलिक्यूल ग्लोमेरुलस से कामयाबी से दाखिल होंगे और ये एंटर होंगे हमारे पास ल्यूमेन ऑफ द बोमेन कैप्सूल में। अंडरस्टैंड? सो देखिए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हम किसे कहते हैं? प्लाज्मा के मॉलिक्यूल्स मीन वाटर, ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, स्मॉल हार्मोन्स, साल्ट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एक्सेट्रा, जब प्लाज्मा मॉलिक्यूल ग्लोमेरुलस से फिल्टर हो जाए, बाउमेन कैप्सूल में आ जाए, तो ग्लोमेरुलस से प्लाज्मा मॉलिक्यूल का आना बाउमेन कैप्सूल की तरफ, इसको हम क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। डेफिनेशन अभी आप लोगों को 100% समझ में आएगी। when the blood plasma is filtered from glomerulus into the Bowman capsule, this process is called अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। चूंकि ये फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस की मदद से हुई, ग्लोमेरुलस से प्लाज्मा फिल्टर हुआ ना, तभी इन फिल्ट्रेशन को हम नाम देंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। और इसी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के दौरान जो जो प्लाज्मा के मॉलिक्यूल इधर फिल्टर हो गए, जिसमें एक वाटर है, ग्लूकोज है, एमाइनो एसिड है, विटामिन्स है, साल्ट्स है, पेप्टाइड्स हैं, जिसको शॉर्ट चेन ऑफ एमाइनो एसिड्स का नाम भी हम दे सकते हैं, फैटी एसिड्स हैं, और इसमें कुछ आयंस है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, बाई कार्बोनेट, मैग्नीशियम, और कुछ मिकदार में वेस्ट प्रोडक्ट्स भी हैं, यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रेटिनिन। ये सारे के सारे प्लाज्मा के मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि ये कुछ टाइम पहले प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में पड़े थे। ये सारे मॉलिक्यूल प्लाज्मा मॉलिक्यूल्स है, और ये ग्लोमेरुलस से फिल्टर हो गए और ये इंटर हो गए बाउमेन कैप्सूल में। तो जो जो चीजें ब्लड से बाहर आ गए, ये सारे की सारी चीजें जो है ना, इसको हम ओवरऑल बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जो चीजें फिल्टर हो गए और उन्होंने ब्लड से जो है वो बाहर एंटर हो गए बाउमेन कैप्सूल में। तो जो जो प्लाज्मा के मॉलिक्यूल आप लोगों को बाउमेन कैप्सूल में जमा होते नजर आ रहे हैं ना, इन सारे मॉलिक्यूल को हम इज्तिमाई तौर पे क्या बोलते हैं जी? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। सो देखिए, all the molecule of the plasma, all the molecules of the plasma which are filtered are known as glomerular filtrate। लेकिन इसी फिल्ट्रेट में आप लोगों को प्रोटीन्स नजर नहीं आएंगे। उसका आंसर यह है कि प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन्स हैं, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, एंटीबॉडीज, फाइब्रिनोजिन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, वो प्रोटीन मॉलिक्यूलर वेट में इतने बड़े होते हैं कि वो बेसिकली स्पोर्स को क्रॉस नहीं कर सकते, फेनेस्ट्री पोर्स को, और न वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। लिहाजा ग्लोमेरुलस उसको अंदर ही रिटेन करेंगे। ये बात ज़हन में याद रखिए। तो अगर ईटर में एमसीक्यूज आया कि जो फिल्ट्रेट हमारे साथ इधर प्रोड्यूस हुआ, तो फिल्ट्रेट का फार्मूला क्या होगा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस प्रोटीन। मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है ये वही प्लाज्मा के मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन इससे मैं कौन सा चीज माइनस करूंगा? प्रोटीन। मतलब प्लाज्मा से सारे के सारे मॉलिक्यूल बाहर आएंगे एक्सेप्ट प्रोटीन्स, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, वो फेनेस्ट्री पोर को क्रॉस नहीं कर सकते, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। इधर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ग्लोमेरुलस का, कैपिलरीज का, वो प्लाज्मा की प्रोटीन के लिए एक बैरियर है, उनकी लीकेज को ये स्टॉप करते हैं। लिहाजा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यही प्लाज्मा के मॉलिक्यूल्स है, लेकिन इसमें कौन सा चीज इंक्लूड नहीं है? प्रोटीन्स। और मैंने नोट में लिखा भी है कि ब्लड सेल्स, अच्छा ब्लड सेल भी तो बाहर नहीं आ रहे ना, क्योंकि प्लाज्मा और ब्लड सेल तो एक अलग चीज है, क्योंकि ब्लड के अंदर
एक सॉलिड पार्ट है जिसको ब्लड सेल्स कहते हैं, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स एक्सेट्रा, और एक प्लाज्मा है। सिर्फ फिल्ट्रेशन प्लाज्मा की होगी, ब्लड सेल की तो नहीं होगी। तो अगर ईटा में एमसीक्यूज आ जाए कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में ओवरऑल कौन सी चीजें बाहर फिल्टर नहीं हो जाएगी, मतलब वो बाहर फिल्टर नहीं होगी, वो कैप्सूल में नहीं जाएगी। तो एक ब्लड सेल्स है और एक प्रोटीन्स, दे आर नॉट फिल्टर्ड, ये फिल्टर्ड नहीं होंगे ड्यू टू देयर लार्ज मॉलिक्यूलर साइज। इनके ब्लड सेल की भी मॉलिक्यूलर साइज बहुत ज्यादा है, और जो हमारे पास प्रोटीन्स है उनका भी मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा है, लिहाजा वो आपके पास बाहर नहीं आ सकते, बिकॉज दे कैन नॉट क्रॉस पोर्स ऑफ द एंडोथेलियल सेल। कैपिलरीज में जो एंडोथेलियल सेल के पोर्स है, फेनेस्ट्री, न इसको ये मॉलिक्यूल या ब्लड सेल क्रॉस कर सकते हैं, और न बेसमेंट मेम्ब्रेन इस मॉलिक्यूल को बाहर जाने की इजाजत देंगे। अब टू दिस क्लियर? यहां तक किस किस को आई समझ शाबाश? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, वेरी गुड, क्लियर? मसला तो नहीं है ना? बताइए शाबाश। प्लाज्मा में ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में ब्लड से बाहर फिल्टर नहीं होंगे? प्रोटीन्स, और ब्लड सेल्स भी फिल्टर नहीं होंगे। अंडरस्टैंड जी? बताइए शाबाश। जब ये प्लाज्मा मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे, सबसे पहले ये कौन से पोर्स क्रॉस करेंगे? एंडोथेलियल सेल के पोर्स, जिसको हम नाम देते हैं फेनेस्ट्री, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसमें दोनों मेम्ब्रेन आ जाते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरी एज वेल एज बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द बाउमेन कैप्सूल, और फिर पोडोसाइट के अंदर ये जो आप लोगों को पोर्स नजर आते हैं जिसको फिल्ट्रेशन स्लिट्स बोलते हैं, इसको फिर ये मॉलिक्यूल क्रॉस करेंगे, तब ये मॉलिक्यूल कामयाबी से बाउमेन कैप्सूल के अंदर आएंगे। अभी आप लोगों को आई समझ? मसला तो नहीं है ना? क्लियर? क्लियर, गुड, शाबाश। अब मेरी बात बड़े गौर से सुने। सर, प्लाज्मा के मॉलिक्यूल ग्लोमेरुलस से बाहर आ गए बाउमेन कैप्सूल में, सर ये कैसे बाहर आ गए? ये एक प्रेशर की मदद से बाहर आ गए। इसको किसी ने धक्का दिया कि शाबाश बाहर जाओ। ये जो धक्का, ये जो पुशिंग फोर्स है, ये एक्चुअली एक प्रेशर है, और ये खून का ही प्रेशर है, क्योंकि ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड है और ब्लड का अपने एक प्रेशर होता है। तो जिस ब्लड प्रेशर से खून का वो प्रेशर जो प्लाज्मा के मॉलिक्यूल को बाहर धकेले, धक्का दे, पुश करे, उस प्रेशर को हम नाम देते हैं फिल्ट्रेशन प्रेशर। और फिल्ट्रेशन प्रेशर का दूसरा नाम है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, अ प्रेशर दैट पुश द प्लाज्मा मॉलिक्यूल आउट ऑफ ग्लोमेरुलस इनटू द बाउमेन कैप्सूल। ऐसा प्रेशर जो प्लाज्मा के मॉलिक्यूल को ले और ग्लोमेरुलस से बाहर फेंके बाउमेन कैप्सूल की तरफ, ऐसे प्रेशर को हम नाम देते हैं जी फिल्ट्रेशन प्रेशर। क्योंकि इन्हीं प्रेशर की वजह से तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हाउ फिल्ट्रेशन प्रेशर इज प्रोड्यूस। ये प्रेशर केस से प्रोड्यूस हुआ। अब इसमें एफ्रेन और एफ्रेन आर्ट्रियोल का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। आप देखिए जी, एफ्रेन आर्ट्रियोल से ब्लड जा रहा है ग्लोमेरुलस की तरफ, और एफ्रेन आर्ट्रियोल से दोबारा ग्लोमेरुलस से ब्लड फिर अवे जा रहा है। अब अगर आप लोग देखें, एफ्रेन आर्ट्रियोल की डायमीटर ज्यादा है, जबकि एफ्रेन आर्ट्रियोल थोड़ा सा तंग है, इनकी थिकनेस, इनकी डायमीटर कम है। तकरीबन एफ्रेन आर्ट्रियोल की जो डायमीटर है वो एफ्रेन आर्ट्रियोल से हाफ है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एफ्रेन आर्ट्रियोल की डायमीटर डबल है देन द डायमीटर ऑफ द एफ्रेन आर्ट्रियोल। ये पॉइंट आप जहन में याद रखिए। अगर इनकी डायमीटर है 10% तो इनकी होगी 5%। अब ये जो एफ्रेन आर्ट्रियोल है, इनकी डायमीटर जो है ये हाफ है एज कंपेयर टू द डायमीटर ऑफ द एफ्रेन आर्ट्रियोल। थोड़ा सा अपना जहन इस्तेमाल करें, विजडम यूज करें। ग्लोमेरुलस से जब ये ब्लड का समंदर एफ्रेन आर्ट्रियोल में दाखिल होगा, बताएं एफ्रेन आर्ट्रियोल ये वाइड है या नहीं, अंदर से तंग है? तंग है ना? तो जब ग्लोमेरुलस से ब्लड एफ्रेन आर्ट्रियोल में जाएगा तो यकीनन एफ्रेन आर्ट्रियोल की डायमीटर कम है, तो कम डायमीटर की वजह से एफ्रेन आर्ट्रियोल में ब्लड के फ्लो में थोड़ा रुकावट आएगा। अगर एफ्रेन आर्ट्रियोल की डायमीटर ज्यादा होती ना तो पर ब्लड बिल्कुल स्पीड से बस आगे जाता, कोई रेजिस्टेंस ही ना पैदा होता। लेकिन एफ्रेन आर्ट्रियोल की कम डायमीटर की वजह से ब्लड फ्लो में इधर रेजिस्टेंस आएगा। ये सारा ब्लड एट ए टाइम बिल्कुल स्पीड के साथ एफ्रेन आर्ट्रियोल में आगे नहीं जा सकता। कुछ टेम्पररी टाइम के लिए थोड़ा सा ब्लड वापस आ जाएगा ग्लोमेरुलस से, ठीक है ना? एक्सेलरेटर दबा रहा है, आगे जा रहा है, लेकिन आगे रास्ता तंग है। एफ्रेन आर्ट्रियोल एक रोड, एक सड़क है, वो तंग है, तो मजबूरन थोड़ा सा ब्लड एफ्रेन आर्ट्रियोल से वापस ग्लोमेरुलस से दोबारा बैक कर गया। तो मुझे एक बात बताए, अगर कुछ ब्लड तो जा रहा है, थोड़ा थोड़ा ब्लड अगर पीछे आया ग्लोमेरुलस में ब्लड का प्रेशर
ये ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगा या नीचे से ऊपर की तरफ? ऊपर। उसका वजह ये है, ग्लोमेरुलस जो है ये एफरेंट आर्टरियोल को कह रहा है कि जी मैं आपको ब्लड दे रहा हूं, आप वापस ब्लड ना भेजें। एफरेंट आर्टरियोल कह रहा है कि जी मेरी डायमीटर कम है, मैं क्या करूं, मैं आपसे सारा ब्लड कलेक्ट करके आगे एट अ टाइम लेके नहीं जा सकता। लिहाजा कुछ ब्लड अगर बैक करे ग्लोमेरुलस में वापस आ जाए, इसलिए ग्लोमेरुलस में इस वक्त ब्लड और भी एक्युमुलेट हो जाएगा और ब्लड का प्रेशर जो है ये बढ़ जाएगा। नॉर्मली ग्लोमेरुलर कैपिलरी जो है ये बड़ी यूनिक है। इन कैपिलरीज के अलावा बाकी आपकी बॉडी के जो कैपिलरीज है उसमें नॉर्मली ब्लड का प्रेशर हम 35 से लेकर 40 मिलीमीटर ऑफ मरकरी लेते हैं, लेकिन इधर इस एफरेंट आर्टरियोल की कम डायमीटर और ब्लड फ्लो में रेजिस्टेंस की वजह से ग्लोमेरुलस में जो ब्लड का प्रेशर है ये 35 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से 65-70 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक पहुंच जाता है। इतना बड़ा दबाव खून का जब ग्लोमेरुलस में पैदा होगा तो इस प्रेशर का रोल ये होगा कि ये प्लाज्मा के मॉलिक्यूल को उठाकर बाहर फेंकेगा बाउमेन कैप्सूल में। इसी प्रेशर ऑफ द ब्लड जिसकी वजह से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गई, इसको हम नाम देते हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन। इसकी प्रोडक्शन के लिए मैंने पॉइंट ऐसे लिखे हैं, देखें, एज डायमीटर ऑफ द एफरेंट आर्टरियोल इज हाफ एज कंपेयर टू द डायमीटर ऑफ द एफरेंट आर्टरियोल। चूंकि एफरेंट आर्टरियोल की डायमीटर हाफ है बनिस्बत एफरेंट आर्टरियोल की कम है, इट्स रिजल्ट इन द बैक फ्लो ऑफ सम ब्लड इन ग्लोमेरुलस। नतीजे में थोड़ा सा खून वापस ग्लोमेरुलस में आ जाएगा। ग्लोमेरुलस में थोड़ा सा खून वापस आने की वजह से खून का दबाव बढ़ जाएगा ग्लोमेरुलस में, और यही जो हाई प्रेशर ऑफ ब्लड ग्लोमेरुलस के अंदर आप लोग सीन कर रहे हैं ये वही फिल्ट्रेशन प्रेशर है जिसकी वजह से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रही है। प्लाज्मा मॉलिक्यूल जो है वो ग्लोमेरुलस से बाहर फेंका जाएगा और वो हमारे पास जाएगा बाउमेन फिल्ट्रेट में। ब्लड सेल्स नहीं जाएंगे और प्लाज्मा के प्रोटीन्स के अलावा प्लाज्मा के मॉलिक्यूल बाहर फिल्टर होंगे। दैट इज फिल्ट्रेशन प्रेशर। अब हम लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर ईटा में एमसीक्यूज आ जाए कि जो ब्लड ग्लोमेरुलस के अंदर पड़ा है तो इस ब्लड में जो प्लाज्मा है कितना परसेंट प्लाज्मा जो है वो एट अ टाइम फिल्टर होता है? ओनली 20%। 20% ऑफ द ब्लड प्लाज्मा इज फिल्टर्ड इनटू द बाउमेन कैप्सूल। अब जितना ब्लड ग्लोमेरुलस में आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि 100/100% प्लाज्मा फिल्टर होगा, नहीं, 20% प्लाज्मा फिल्टर होगा, 80% प्लाज्मा जाएगा एफरेंट आर्टरियोल से आगे। कैसे? वो हम आगे लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि वो फिर आगे कहां पर जाएगा। ये मेरी बात आप लोगों ने सुनी। फिर नेक्स्ट एमसीक्यूज ये है कि ये जो आप लोगों के साथ ये जो फिल्ट्रेट बना है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो आप लोगों के साथ बना है बाउमेन कैप्सूल में, तो अबाउट 125 ml ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज प्रोड्यूस पर मिनट इन द ह्यूमन। मतलब कि 1 मिनट में, मतलब अगर 1 मिनट फिल्ट्रेशन हो जाए तो 1 मिनट के बाद आप लोगों को बाउमेन कैप्सूल में कितना ml फिल्ट्रेट मिलेगा? 125 मिलीलीटर। 125 मिलीलीटर फिल्ट्रेट जो है वो जमा होता जाएगा पर मिनट इनसाइड द बाउमेन कैप्सूल। अब ईटा वाले यहां पर वेरियोस चेंज करेंगे। आउट ऑफ 125 124 ml फिल्ट्रेट फिर दोबारा ब्लड में जाएगा। मतलब लेट सपोज अगर मैं बोलूं कि ये 125 ml फिल्ट्रेट है तो आप देखिए इसी फिल्ट्रेट के अंदर तो 99% से ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल मॉलिक्यूल्स है। इसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको हमने यूरिन से, और इसमें कुछ एक्सेस साल्ट और कुछ एक्सेस वाटर को हमने यूरिन की शक्ल में बॉडी से एक्सक्रीट करना है। बाकी तो इनके साथ सारे इंग्रेडिएंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिहाजा 125 ml फिल्ट्रेट अगर पर मिनट प्रोड्यूस होता है, 124 ml फिल्ट्रेट को आप लोगों ने दोबारा रीएब्सॉर्ब करना है ब्लड में, क्योंकि इसके बाद फिर इसके पास सेकंड पार्ट आता है निफ्रॉन में जिसको हम कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल। और आप देखिए निफ्रॉन के फंक्शन का सेकंड नंबर स्टेप है सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन, कि हम दोबारा सिलेक्शन करेंगे कि कौन कौन सी चीजें दोबारा ब्लड को चाहिए, वो दोबारा ब्लड में रीएब्सॉर्ब होंगे सिलेक्शन के मुताबिक, और जो रीएब्सॉर्ब ना हुए उसको फिर हमने यूरिन की शक्ल में बॉडी से एक्सक्रीट करना है। तो प्लीज आप मुझे आंसर दें, पर मिनट बाउमेन कैप्सूल में कितना मिलीलीटर फिल्ट्रेट की प्रोडक्शन होती है? 125 ml। और 125 ml से कितना ml फिल्ट्रेट दोबारा ब्लड में रीएब्सॉर्ब होगा? 124। 1 ml इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, क्योंकि वो रीएब्सॉर्ब नहीं हुआ। अब ईटा वाले इधर बोलेंगे, अब ये जो एमसीक्यूज है ना ये हम जीएफआर में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो ऑलरेडी पर मिनट आपको मैंने कहा कि 1 मिनट में 125 ml फिल्ट्रेट पैदा होता है, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जीएफआर। तो अगर 1 मिनट में इतना पैदा होता है, सो हाउ मच ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज प्रोड्यूस पर डे? तो फिर पर डे
पर डे नहीं जी, पहले हम लेंगे इसको पर हावर। फिर पर हावर का मतलब यह है कि एक घंटे में फिर हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट कितना पैदा होगा एक घंटे में। अगर एक मिनट में ये 125 ml है तो जाहिर बात है जी, अगर एक मिनट में 125 ml है तो एक घंटे में 60 मिनट्स है, तो हम 125 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7500 ml। एक मिनट में 125 मिलीलीटर ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट प्रोड्यूस होगा, तो एक घंटे में या 60 मिनट में 7500 मिलीलीटर फिल्टर रेट प्रोड्यूस होगा। अगर फिर एमसीक्यू में आ जाए कि पर डे कितना ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट पैदा होगा, तो वन डे हम लेते हैं 24 हावर का, क्योंकि वन डे सोलर डे होता है, तो 24 हावर है। तो जाहिर बात है हम ये जो आपको 7500 ml जो आप लोगों को वैल्यू नजर आ रही है ना, तो ये एक घंटे की है, और वन डे में 24 हावर है, तो हम इसके साथ 24 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7500 मल्टीप्लाई बाई 24 इज इक्वल टू 1,80,000 मिलीलीटर, जबकि ये 180 लीटर के बराबर है, क्योंकि एक लीटर में 1000 मिलीलीटर है। सो देखिए जी, एक मिनट में ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट पैदा होगा, शाबाश 125, एक घंटे में पैदा होगा 7500 मिलीलीटर या 7.5 लीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, और एक दिन में पैदा होगा, अगर हम ml में लें तो 1,80,000 मिलीलीटर, अगर हम लीटर में लें तो 180 लीटर। ये एमसीक्यूज आप लोगों ने इग्नोर नहीं करने माय डियर स्टूडेंट। इसको हम बोलते हैं GFR, और GFR का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। कीप होप आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।